हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में वो क्लास 10th के कुछ बेसिक्स विद ट्रिक्स के साथ कैसे कैसे बेसिक्स को डील करना है, फिर साथ में ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। आप उसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स अपने अचीव कर सकते हैं उसके लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तब लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, है ना, अपने फ्रेंड्स लोगों में। तो बिना किसी देरी के हम पॉइंट पर आते हैं अपने आज की क्लास में। जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्लास मैंने जैसे टॉपिक दे रखा है क्लास 10th ऑल बेसिक्स एंड ट्रिक्स डिस्कस्ड बाय विपिन सर। तो इसमें क्या करने वाले हैं, पहले ही क्वेश्चन लिया मैंने। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। बर्फियां काजू की कितनी है हमारे पास, वो लिख लीजिएगा। सबसे पहले काजू की बर्फियां जो है वो है 420। ठीक है, काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। बादाम की कितनी बर्फियां हैं हमारे पास, बादाम की बर्फियां हैं कितनी, 130, 130। आगे देखेंगे, अब इसकी ऐसी ढेरी बनानी है ताकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे, इक्वल इक्वल बर्फियां रहे हर एक ढेरी में, तथा ये ढेरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। और ये ढेरियां जो हैं वो बर्फियों की परात में क्या घेर रही है, कम से कम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियों की संख्या रखी जा सकती है, क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बेसिक्स में जाएंगे। क्या करना है, ढेरियों की संख्या देखो ढेरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। ऐसा है कि एक सपोज डब्बा है, परात है, इसमें हमको क्या करने वाले हैं, हम इसमें बहुत सारी मतलब ढेरियां बनाने वाले हैं। तो ढेरियां हैं, सपोज एक ढेरी ये है, एक ये है, ऐसे बहुत सारी ढेरियां हैं। अब क्या कह रहा है, ढेरियों की संख्या न्यूनतम रहे। तो न्यूनतम कब रहेगी ढेरी, जब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या पुट करोगे, बर्फी पुट करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा बर्फी रही होंगी, तभी तो ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी। अगर सपोज कम कम बर्फी रखते हैं इसके अंदर तो ढेरियां ज्यादा बनती। इसका मतलब क्या है, ढेरियों की संख्या अगर हमको कम करनी है तो बर्फियों की संख्या क्या रहनी होगी, ज्यादा। तो यहां लिख लेंगे इस बात को कि ढेरियां की संख्या अगर हमको क्या चाहिए, कम चाहिए, कम चाहिए, तब बर्फियों की संख्या जो होगी वो ढेरियों में बर्फियों की संख्या उसको क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। अब ज्यादा रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तीय। नाम से स्पष्ट है, महत्तम मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो अल्टीमेटली इन दोनों वैल्यूज का क्या निकालना पड़ेगा हमको, HCF निकालना पड़ेगा। तो बस यहाँ HCF निकालना है आपको, किसका, HCF लघु महत्तम समावर्तीय ऑफ 420, 130, 420 और 130 का। तो कैसे निकालेंगे महत्तम समावर्तीय, देखो एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर रहा हूं और इसका HCF निकाल रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या दोनों में कौन सी है, 130 है, तो 130 यहाँ लिखा और उसको डिवाइड करना है बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या 420 यहाँ लिखा। 130 से इसको भाग करेंगे, 130 या कितने होते हैं, 100 या 300, 30 या 90, तो 390। जीरो का जीरो, 12 में से 9 घटाया तो 3, यहाँ बचता है 30। अब 30 से किसको भाग करेंगे, जो ये नंबर है 130 को, तो 30 से भाग करेंगे, 30 चौक 120, कितना बचेगा 10। अब 10 से किसे भाग करेंगे, जो ये नंबर है 30 को, 10 या 30। अब ऐसा लग रहा है पूरा पूरा कट गया, जिस नंबर से पूरा पूरा कट जाए वही क्या होता है, HCF। इसका मतलब यह है कि सर HCF जो होगा हमारे पास किसका, 420 और 130 का, 420, 130, वो कितना मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 10। कितना मिलने वाला है सर, 10 मिलने वाला है। तो इसका मतलब ढेरियों की संख्या जो होगी वो कम से कम चाहिए, ढेरियों की संख्या कम चाहिए तब बर्फियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। अर्थात कितनी ढेरियां चाहिए, 10 ढेरियां चाहिए और सारी क्या होंगी, इक्वल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको HCF निकालना भी जाना होगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए HCF कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का। आप इसको फैक्टर करके भी इसका HCF निकाल सकते हैं, वरना यूक्लिड विभाजन इज द बेस्ट मेथड to find out the HCF of any numbers, any 2 numbers, any 3 numbers, any 4 numbers. Okay, are you getting my point? अब यहाँ देखिएगा गाइज, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है मेरा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर
एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ को सोनिया को 18 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर लगाने में। सोनिया है, सपोज ये सोनिया है, सोनिया को जो समय लग रहा है एक पूरा चक्कर लगाने में वो लग रहा है कितना, 18 मिनट का, 18 मिनट। आगे देखेंगे, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने रवि को, अब रवि भी इसी मैदान का चक्कर लगा रहा है और उसको लग रहे हैं कितना टाइम, 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक, आगे देखेंगे 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। सपोज दोनों इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, ये है रवि, दूसरा भी मान लो, चलो एक है सोनिया एक है रवि, दोनों एक ही स्थान से घूमना शुरू करें, प्रारंभ करें। देखो एक रवि ले रहा है एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट और सोनी ले रही है 18 मिनट। इसका मतलब क्या है, रवि की स्पीड ज्यादा है क्योंकि एक मिनट में 12, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है, जबकि सोनिया एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है। तो इसका मतलब ये ज्यादा समय ले रही है, तो ये धीरे धीरे चल रही होगी, ये ज्यादा तेज चल रहा है, इसका मतलब रवि की स्पीड ज्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब उस डिफरेंस को, उस बीच वाले गैप को, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये एक स्थान से शुरू करें तो क्या होगा, रवि बहुत तेजी से चलेगा, सोनिया पीछे से चलेगी, मतलब धीरे धीरे चलेगी। तो ये पूछा है वापस से पुराने प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे दोबारा से। तो दोनों का मिलने का समय जो होगा, दोनों का क्या होगा, एलसीएम, क्योंकि दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ताकि दोनों का कॉमन डिफरेंस गैप हट जाए। तो दोनों का मिलने का समय, मिलने का समय, तो दोनों का मिलने का समय जो होगा वो एलसीएम ऑफ किसका, 18 एंड 12। अब 18 और 12 का एलसीएम आप लोगों को आई थिंक निकालना आता होगा, नहीं आता है तो यहाँ देखिए 18 ये है, 12 ये है। आपको क्या करना है, 2 नम 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से 9 तो ऐसी रहेगा, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकन 3, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकन 3, एक है। तो अल्टीमेटली आया 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। तो इसका जो एलसीएम आगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 36। ठीक है, देखो इसकी बहुत सारी एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट, मतलब इससे अगला जो एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे एलसीएम निकालने की। फिर भी मैं एक बार इंट्रो दे देता हूँ। 18 12 का एलसीएम निकालना था, 18, 12 यहाँ लिखना है, इन दोनों का निकालना है एलसीएम। तो ये मेरे शॉर्टकट नंबर 1 है, लिख लीजिएगा। शॉर्टकट क्या है एलसीएम निकालने का, शॉर्टकट नंबर 1। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देखिएगा अच्छे से। एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। तो जब 2 नंबर दिए हो तो दोनों का हाईएस्ट जो किससे कट सकता है ये नंबर, बड़े से बड़ी संख्या वो देखनी है। 12 और 18 में जब सबसे बड़ा कॉमन देखना है, तो 12 और 18 में सबसे बड़ी संख्या जो है दोनों को कट कर रही है वो है 6, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो एक संख्या को कट करनी है। सपोज ये 2 नंबर दे रखे तो इनमें से एक संख्या को कट करेंगे, 6 दूनी 12, दोनों को नहीं कट करना है बस। और वापिस जो संख्या बचे उन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 18 दूनी 36, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, 36। आपको ये बात समझ आती है तो अच्छी बात है। सर हम तो 12 को कट नहीं करना चाह रहे, हम तो 18 को कट करेंगे, तो 18 भी कट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक नंबर कट करना है। तो 6 तिया 18, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, 12 तिया कितने होते हैं, 36। तो आई थिंक इस शॉर्टकट में मजा आएगा। ये शॉर्टकट कब है, जब 2 नंबर्स हो तो एक नंबर्स को हाईएस्ट कॉमन नंबर से कट करना है, मतलब सबसे बड़े संख्या से दोनों को कट करना है, लेकिन दोनों नंबर्स में से सिर्फ एक को कट करना है जब 2 नंबर दिए हो। सपोज 3 नंबर दे रखे होते तो सब 2 को कट करते, एक रहने देते। आई थिंक मेरा पॉइंट। तब अब यहाँ देखिए गाइस, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल जो है शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, है ना। देखो आप आज तक आपने जैसे भी एलसीएम निकाला है, आई डोंट नो कैसे निकाला है, लेकिन आज के बाद आप लोग एलसीएम किसी भी नंबर्स का कैसे निकालने वाले हो वो मैं जानता हूँ और अच्छे से जानता हूँ। आप लोगों को ना ये एलसीएम निकालना चिंदी लगेगा, एकदम चिंदी बना देंगे इसको, ठीक है। तो देखते रहिए। सबसे पहले एलसीएम निकालना है 44 12 का। तो मैंने क्या बताया था, 2 नंबर है 44 और 12, दोनों को यहाँ लिखना है। दोनों में हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन लेना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या से किससे कट सकता है ये। तो इसको देखेंगे, देखो 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 एकन 1, 4, तो सबसे बड़ी संख्या है 4, तो इससे क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। 2 नंबर है तो सिर्फ एक में भाग करेंगे, चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो। तो मैंने इसमें कर दिया, 4 एकन 4, 4 एकन 4। तो अब बाकी जो नंबर बचा उन सबकी क्या कर लेंगे, गुणा। तो इस सबका एलसीएम कितना होगा बता सकते हो, 11 की गुणा कर लेंगे, 11 दूनी 22,
का 2 हासिल बचे 2, 11 का 11 और 2 13, तो 132। तो इसका आंसर होगा 132। अब अगला देखिएगा, अगला क्या है 6 और 20। 6 लिखा, यहाँ 20 लिखा, दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या कर दो, तो क्या करना, भाग करना है 2 से, 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, एक को भाग करना है बस, 2 तिया 6 और सबकी गुणा कर लेंगे तो 20 तिया कितना मिलेगा 60। तो एलसीएम कितना हो गया इसका 60 हो गया। आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 96 404। 96 यहाँ लिखना है, 404 यहाँ लिखना है। दोनों में हाईएस्ट मतलब सबसे बड़े नंबर किससे डिविजल है, ये दोनों नंबर किससे ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या से कट रहे हैं दोनों नंबर, तो आई थिंक वो 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काट देंगे। 4 यहाँ लिखेंगे, देखो 4 दूनी 8 बचा 1 हो गया, 4 चौक 16, 24 बार, 4 एकन 4, 4 एकन 4 और एक को काटना है, सॉरी एक नंबर्स को काटना है दोनों नंबर्स में, तो एक कट कर लिया 4 से। अब क्या करना है, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, कर सकते हैं। तो 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 चौक 96 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 चौक 96, तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 96। आई थिंक ये भी क्लियर हुआ। देखो देखिएगा नेक्स्ट क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ले रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 26 91, 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें आई थिंक क्या कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम 13 है, तो 13 से कट कर लेंगे, 13 से कट करेंगे, 13 दूनी 26 और दोनों में देखो 13 7 91, तो दोनों में कॉमन आ गया, एक कट करना है और मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो एक मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकन 2, 2 नम 18, 182, ये क्या होगा इसका एलसीएम 182। अब यहाँ देखिएगा अगला भी है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर यहाँ लिख देता हूँ वापस से। फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ है एलसीएम ऑफ 336 और 54, एलसीएम ऑफ 336 54। तो देखो दोनों को यहाँ लिखेंगे 336 और यहाँ लिखेंगे 54, तो आई थिंक दोनों में जो मैक्सिमम नंबर है जिससे ये कैंसिल आउट हो रहा है वो है 6, तो यहाँ क्या करेंगे 6 से कैंसिल आउट कर देंगे। देखो 6 इसको कर देंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, कितना बचा। अच्छा एक काम कर लेते हैं, दोनों में से किसी को कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इसको ही कर रहे हैं, तो हम मैं इस बार चलो अलग दूसरा वाला करके दिखा देता हूँ। 336 था 336, मैं क्या कर देता हूँ इससे कट कर देता हूँ, 6 नम 54, एक कट करना है बस, किससे भाग करिए ना 6 से, यहाँ लिख देते हैं 6 से, तो अल्टीमेटली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, दैट इज द फाइनल आंसर। तो 9 छंग 54 का 4 हासिल बचे कितने 5, 9 तिया 27 और 5 होते हैं 32 का 2 हासिल बचे 3, 9 तिया 27 और 3 30, तो इसका एलसीएम कितना होगा 3024। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पार्ट है, अगला है 510 और 92, तो यहाँ लिख देता हूँ 6 नंबर क्या था, एलसीएम ऑफ 510 92, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे जो मतलब कॉमन आ रहा है क्या है, 510 है और 92, सबसे बड़ी संख्या से किससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो आई थिंक दोनों में जो कैंसिल आउट हो रहा है सबसे बड़ी संख्या वो होगी 2, तो 2 से कैंसिल आउट कर लो, एक को कर लो किसी को भी, तो बताओ मैं इसको करूं या इसको करूं, किसी को भी कर लो, आप कर सकते हो, या आपके ऊपर है, या तो इसको कर लो या इसको कर लो, मैं चलो इसको कर लेता हूँ। तो 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 11, तो 2 पंजे 10 बचा 1 हो गया 10, तो 2 पंजे 10। अगला है 92, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, क्या होगा आंसर, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ गुणा, 255 है और क्या है 92 है, गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल बचा 1, 2 पंजे 10 11 का 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, गुणा करेंगे 9 पंजे 45 का 5 हासिल बचे 4, 9 पंजे 45 4 49 का 9 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, इनको सबको ऐड करेंगे 0 5 1 6 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 2 23 460, तो इस सबका एलसीएम कितना होगा 23 460, तो इसे मिटा देता हूँ 23 460, तो इन सबका एलसीएम कितना निकलने वाला है 23 460। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा 23 460। अब देखिए गाइस मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। अब 3 देखो, अब तक को मैंने क्या डिस्कस किया, 2 नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालना है, अब मैं उसी शॉर्टकट को आगे बढ़ाते हुए 3 नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालना है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो 3 नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 12 15 21, तो इसको जान लेंगे 12 है 15 है 21 है। देखो 2 नंबर होते तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो तीनों को सबसे बड़ी संख्या हो, जो तीनों को एक साथ कट कर दे 3 नंबर्स में, तो 3 नंबर्स में 3 को कट कर दे, 2 नंबर्स में 2 को कट कर दे, तो तीनों को एक साथ कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो तीनों को एक साथ कट कर रही है, शायद 3 है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। देखो वहां 2 नंबर थे तो 1 को कट करते थे, यहाँ 3 नंबर है तो 2 को कट करेंगे, बस 3 से कट कर लेंगे, 3 चौक 12 3 पंजे 15। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब क्या करना है आपको, अब देखो ये दोनों आपस में और कटते तो और काट लेते बढ़ना, बस ये क्या होगा इसका आंसर। कैसे करेंगे इसका आंसर, मतलब आंसर होगा सर 4 गुणा 5 गुणा
21, 4 पंजे 20, 20 की 21 की करेंगे तो 420, 21 दूनी 42, तो इसका क्या होगा 420 इज द फाइनल आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6, 72, 120, 6 है हमारे पास, 72 है हमारे पास, 120 है, इन सबका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब क्या करना है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों को एक साथ कट करें, वो है आई थिंक 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे। देखो बड़ी संख्या पे ज्यादा फोकस क्या करो, छोटी पे भी कर सकते हो लेकिन बड़ी संख्या करोगे तो ज्यादा आसान हो जाता है। 6 दूनी 12 का 0, फिर 6 6 दूनी 12, 12 72, आगे 6 लिखा हुआ है। अब इन दोनों में भी कट करना है क्योंकि ये दो संख्या बन चुकी है। अब दोनों का मेथड जो बताया, दोनों में से एक को लिख देना कट करके, मैक्सिमम कौन सी संख्या कट करने वाली, वो है 4, तो यहाँ लिख देना डिवाइड बाई 4, 4 से कट करेंगे तो 4 दिया, इससे कर लेते हैं, चलो 4 पंजे 20, अब जो बचा उसकी क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका फाइनली एलसीएम जो होगा हमारे पास वो होगा 6 गुणा 12 गुणा 5, मतलब कितना होगा, 12 पंजे 60, 60 की 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36, मतलब 360, 360 क्या होगा इसका फाइनल आंसर। आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं, अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 17 है, 23 है, 29 है, हमारे पास तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है, मतलब तीनों के बीच में कोई भी हाईएस्ट कॉमन नहीं आ रहा, तीनों के बीच में ऐसी संख्या कॉमन नहीं आ रही जो तीनों को एक साथ डिवीजन कर सके, एक साथ भाग कर सके। तो इसमें क्या करना है हमको, फाइनली इसका एलसीएम जो होगा वो सबकी मल्टीप्लीकेशन होगी होती है, 17 गुणा 23 गुणा 29, तो इसका आंसर कितना मिलने वाला है, आई थिंक मल्टीप्लाई कर लेना, 11 339, इसका क्या होगा फाइनल आंसर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था हमारे पास, एलसीएम ऑफ 8 था, 8 9 25, ये भी क्या है, इनके बीच में ये भी क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स, मतलब इनके बीच में एक्चुअली क्या है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, 8 गुणा 9 गुणा 25, क्योंकि इसका एलसीएम यही होगा, कर सकते हो ना इसको आगे मल्टीप्लाई, 8 9 72, या ऐसे कर लो, चलो 8 ऐसे रहने दिया, 25 9 225, गुणा कर लेना, 225 अट्ठे आई थिंक 1800, 200 अट्ठे 1600, 25 अट्ठे 200, 1800, आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने एलसीएम की ट्रिक्स दी हैं, आई थिंक मजा आ रहा होगा सब लोगों को। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एवरीवेयर एज यू कैन। ओके, मजा आ रहा है तो मैं आगे देखो कंटिन्यू कर रहा हूँ, और प्लीज लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिए, वो करते रहिए। एग्जांपल लिया है, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 10th बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं, पीछे जाकर के पिछले साल कितने बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैंने यहाँ डाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट √2 इज ए प्राइम नंबर। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन में √2 की जगह √5 भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ √2 की जगह कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है, लेकिन प्रोसेस सेम है, आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्ट्रेरी अज्यूम कर लेंगे, इसका विरोधाभास उत्पन्न कर लेंगे, है ना, अपने पास से। तो माना, उल्टा मान लेंगे कि माना क्या, √2 एक हमें सिद्ध करना था क्या, अपरिमेय संख्या, तो हम मान लेंगे माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है, हमने क्या मान लिया है। अब जब हमने माना है अपने पास से, अगर हमने जो माना है अगर ये उल्टा आ जाता है तो हम कह देंगे कि √2 परिमेय संख्या नहीं है भाई, क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जो मानेंगे कुछ ना कुछ बीच में कॉन्ट्रारी या कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होने वाला है, विरोधाभास उत्पन्न होगा, तो हम कह देंगे कि हमारा स्टेटमेंट जो हमने माना था वो गलत है और जो आपके अकॉर्डिंग है वो सही है ना। तो यहाँ देखेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको PYQ या रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, है ना, AYB के रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, √2 परिमेय संख्या, तो √2 को AYB के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ A एंड B क्या है, दोनों को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोले तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, इतनी बात भी समझ में आती है, सहअभाज्य संख्याएं। तो यहां से देखो सहअभाज्य संख्याएं, अगर किसी को नहीं पता तो वो समझ लो, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है कि A और B अगर मैंने दोनों सहअभाज्य संख्याएं मानी है तो उनका दोनों का HCF जो आने वाला है एक आने वाला है, मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन है वो एक रहेगा, एक HCF रहेगा, ये कहलाती है सहअभाज्य संख्या। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, A की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा A, और B की √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा √2B, तो ये बराबर √2 टाइम्स B। अब क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, है ना। अब ये इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यह है कि a स्क्वायर जो है वो किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है, अर्थात a स्क्वायर 2 से कट जाएगा, 2 से भाज्य। अच्छा, किसी नंबर्स का स्क्वायर अगर किसी नंबर से भाज्य है तो वो खुद नंबर्स मतलब a भी उस नंबर से भाज्य होगा, मतलब a भी किससे भाज्य होगा, a भी 2 से भाज्य होता है या भाज्य होगा, चलो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो a भी 2 से भाज्य होगा, a भी 2 से भाज्य होगा, इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया होगा आई थिंक। अब क्या कर सकते हैं, a 2 से भाज्य है तो a बराबर 2 टाइम्स k लिख सकते हैं, क्योंकि k 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a अब ये 2 से भाज्य है, a बराबर 2k कहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, a बराबर 2k रखेंगे तो ये मिलेगा हमको अल्टीमेटली कितना मिलेगा, a की जगह 2k रखा तो 2k का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स b का स्क्वायर। यहाँ इसे सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, k स्क्वायर बराबर उस साइड करेंगे 2b स्क्वायर, 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ से मिलेगा b स्क्वायर बराबर कितना मिलने वाला, 4k स्क्वायर, 2 दूनी 4 सॉरी 2 मिलने वाला है, b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, किसी का स्क्वायर 2 से भाज्य है तो b भी किससे भाज्य होगा, 2 से। इसका मतलब ये हो गया b 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, ठीक। इस इक्वेशन को नाम दे दिया सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से कंक्लूजन निकाल सकते हो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि a यहाँ इक्वेशन फर्स्ट कह रही है a 2 से भाज्य है, इक्वेशन सेकंड कह रही है b 2 से भाज्य है, अर्थात a 2 से भाज्य है और b 2 से भाज्य है, अर्थात HCF ऑफ a एंड b दोनों 2 से भाज्य है, तो इन दोनों का कॉमन क्या हो गया 2, लेकिन HCF 2 आ गया, लेकिन हमने माना क्या था, दोनों का HCF कितना था 1, तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया ना क्वेश्चन में, कॉन्ट्राडिक्शन, इसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है यहाँ, विरोधाभास मतलब उसका जो हमने माना था विरोध कर रहा है स्टेटमेंट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो जो हमने माना है वो गलत है और जो क्वेश्चन में दिया था वो सही है। इसका मतलब क्या है, हमने क्या माना था, रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हो गया कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अर्थात कह सकते हैं रूट 2 एक, अर्थात रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ओके। तो अभी यहाँ देखिए गाइस, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तब दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का जो डिफरेंस दे रखा है वो 26 है और ए फर्स्ट नंबर इज सेकेंड टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है, सेकेंड टाइम नहीं, सॉरी थर्ड टाइम्स है, 3 गुनी है। तो पहली संख्या यहाँ लिख लेते हैं, यह है पहली संख्या, पहली संख्या यहाँ लिख दिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब क्या दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सपोज ये पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 3 गुनी 3 होगी, एक का 3 गुना कितना होता है 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। इन दोनों का अंतर देखो, 3 में से गया 2, तो 2 का अंतर, 2 का मान कितना दे रखा है 26। अरे इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना का 2, तो इसका मतलब अंतर सवाल के अकॉर्डिंग था 26, हमारे अकॉर्डिंग है 2, तो 2 से काटेंगे 2 1 2 और 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 13। हमसे क्या पूछा था, तो संख्याएं याद कीजिए, संख्या क्या मानी थी 1, तो इसका मतलब एक का मान कितना आया था 13, तो इसे 13 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 13। दूसरी संख्या कितनी थी 3, तो इसे कितने से गुणा कर देंगे 13 से, क्योंकि एक का मान 13 था, तो 13 कितना होते हैं 39। तो संख्या क्या क्या होंगी, संख्या होगी 13 और 39। तो आई थिंक ये शॉर्टकट भी आपको समझ आया होगा। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ किस चीज के बारे में चर्चा हो रही है, जेकब और उसका पुत्र, तो वही लिख देता हूं मैं सबसे पहले। तो जेकब और यहाँ दूसरा है उसका पुत्र, ठीक है, जेकब है और उसका पुत्र। क्या क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। माने मान लिया, देखो पहले तो मैं मेथड फर्स्ट करा रहा हूं इसका। मेथड फर्स्ट क्या है, एकदम बेसिक,
बेसिक से करा रहा हूँ, ऐसे जैसा बोर्ड के स्टूडेंट जनरली करते हैं ना। अब आज के बाद नहीं करना है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु मैंने मान लिया x वर्ष है, पुत्र की आयु मान ली y वर्ष है। 5, देखो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बता सकते हो, इसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे, x प्लस 5, इसमें भी 5 साल ऐड हो जाएंगे, y प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ये वाली जो आयु है वो इसके पुत्र की आयु क्या है, 3 टाइम्स है, 3 गुना हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, x प्लस 5 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 3 5 15। अब क्या करेंगे, 3y को इस साइड बुला लेंगे तो x माइनस 3y बराबर 15 है, 5 को साइड बुला लेंगे तो 15 में 5 गया, कितना बचे 10। ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। आगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, अब यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, उसकी कहानी क्या कहा है क्वेश्चन में, 5 वर्ष पूर्व। तो 5, देखो अभी x है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5, और 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी इसकी, y माइनस 5 पुत्र की, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। ये वाली आयु इसकी आयु की कितनी थी, 7 गुना थी, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5 बराबर 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 पंजे 35, 7y को इस साइड बुला लेंगे तो x माइनस 7y बराबर 35 उस साइड है, 5 को साइड ले जाओ तो प्लस का 5, तो 35 में से 5 घटा देंगे तो माइनस का 30 बचेगा, ठीक है। यह है इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देख पा रहे होगे दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन है, दो अननोन है x एंड y, दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सॉल्व भी कर रहा हूं डायरेक्टली। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में घटा रहा हूं तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये प्लस का x है, ये माइनस का x है। ये 7y प्लस का है, ये 3y माइनस का, तो 7 में 3 घटा देंगे तो बचेगा 4y बराबर, ये 30 प्लस का है, 10 भी प्लस का, तो 30 और 10 40, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 धाई 40, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी मिली 10, और यहाँ से y की वैल्यू 10 समीकरण 1 में रख देना या समीकरण 2 में रख देना। तो y बराबर 10 समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से रखेंगे y की वैल्यू, देखो x ऐसे रहा था, x माइनस 3 इंटू y की जगह कितना 10 बराबर कितना था 10, तो अल्टीमेटली यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो 3 नहीं 30, उधर जाकर प्लस 30, 10 प्लस 30 40, तो x की वैल्यू मिलेगी 40, y की वैल्यू कितनी है 10। तो यहां से हम कह सकते हैं x क्या माना था हमने, जेकब, तो जेकब की जो आयु होगी, x की वैल्यू है वो कितनी है जेकब की 40, तो जेकब की आयु होगी 40 वर्ष। और दूसरा y किसको माना था हमने, y माना था किसको, पुत्र को, जेकब के पुत्र को, तो y की वैल्यू आई है 10, तो उसके पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको मतलब बेसिक मेथड से क्लियर हुआ होगा। अब क्या करना है, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, अब कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को देखो सेकंड मेथड देखिएगा, इसमें आपको मजा आने वाला है। मजा क्या है, देखो सबसे पहले जेकब था तो जेकब लिखा, पुत्र था तो पुत्र लिखा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ पहले सारी कंडीशन, देखो पहले पूर्व वाली लिख देता हूँ, सपोज 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, उसके बाद वर्तमान में आ जाओ, उसके बाद कहाँ आ जाओ, अगली कंडीशन क्या थी, 5 वर्ष पूर्व और एक थी 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पे भी आ जाओ, 5 वर्ष बाद। चलो सारी कंडीशन लिख दी मैंने, अब आगे देखेंगे। हाँ, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब लास्ट कंडीशन है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, मतलब पुत्र 1 है तो उसकी आयु कितनी होगी 3 गुना, तो 3 होगी। यहां तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आगे देखें, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, मतलब इस वाली कंडीशन की बात कर रहा है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना होगी, मतलब ये 1 है तो ये कितना होगा 7 गुना होगी। अब यहां देखिएगा, अब क्या रहता है, आयु एज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें क्या रहता है, हमेशा एज डिफरेंस सेम रहता है। अगर मैं अभी 10 साल का हूं, अगर दूसरा बंदा वो अभी 15 साल का है, मैं अभी 10 का हूं, दूसरा बंदा 15 का है, तो मैं अभी 10 साल बाद मैं 20 का हुआ और वो 15 वाला वो 25 का हुआ, तो अभी जो डिफरेंस निकालोगे 25 और 20 के अंदर वो 5 का ही आने वाला है, और पहले भी कितना था 5 का ही था। तो मतलब हमेशा कितना भी मतलब टाइम बीत जाए, एज डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ एज डिफरेंस करोगे तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। यहाँ एज डिफरेंस करोगे तो 7 में से 1 गया, कितना बचा 6। इसका मतलब यहाँ एज डिफरेंस है 2 का, यहाँ एज डिफरेंस है 6 का, तो दोनों का जो एज का अंतर है वो समान होना चाहिए, क्योंकि एज डिफरेंस समान रहता है। यहाँ आ रहा है 2 सर, यहाँ आ रहा है 6, तो क्या करें, एक काम करते हैं, 2 यहाँ आ रहा है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
और यहाँ 6 आ रहा था तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब ये देखेंगे तो ये कितना बन गया, 6 3 18, ये बन गया 6, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 18 में से 6 घटाएंगे तो 12, यहाँ बन गया 7 दूनी 14 और ये बन गया 2, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना 12। अरे सर इसका मतलब क्या है, एज डिफरेंस सेम हो गया है। सेम कितना हो गया, 12 हो गया है। अब जब एज डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ देखो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कितना, 5 वर्ष पहले की कहानी है, बीच में कहीं 0 भी रहा होगा, उसके बाद 5 वर्ष बाद की कहानी है, तो ओवरऑल कितना रहा, 5 5 10 वर्ष का। और यहाँ के अकॉर्डिंग कितना रहा, ये 2 है ये 6 है, तो 6 में से 2 घटाया 4, मतलब 4 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है, 5 5 10। यहाँ से 2 से कट कर लेंगे, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, मतलब 2 की वैल्यू सर वो है 5 है, 2 की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से 14 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, ये 7 दूनी 14 है, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 7 से गुणा कर लो ना 2 को, 2 गुणा 7 बराबर 7 से उधर गुणा कर लेंगे 5 गुणा 7, तो अल्टीमेटली 14 की वैल्यू जो मिलेगी 5 से 35 मिलेगी। 14 की वैल्यू कितनी है, 35 है, तो 14 की वैल्यू लिख देंगे 35, ठीक है। और 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, 2 की वैल्यू थी 5, तो 2 की वैल्यू है 5, ठीक है। अब ये तो अब 5 वर्ष पूर्व की कहानी थी। अच्छा कोई बताएगा, ये 35 लिखा हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो देख लिएगा, 14 का मान 35 है तो 35 लिखा हुआ है ना, हाँ ये ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्तमान में देखो 5 वर्ष पूर्व की तो 35 है, तो वर्तमान में कितनी होगी बता सकता है कोई, वर्तमान में ऐड ही तो हुई होगी, तो 35 और 5 वर्ष पहले की कहानी, तो 5 वर्ष अब जो हुई होगी वो ऐड करके आएगी, तो 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा वर्तमान वाली, 35 प्लस 5 कर दो 40, इसमें भी प्लस 5 कर देंगे तो ये कितनी होगी, 5 5 10, 10 और 40, मतलब जेकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। यहाँ देख सकते हो जेकब की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो ये आई थिंक ये मेथड में मजा आया होगा आपको, बहुत ज्यादा मजा आया होगा। थर्ड भी लिया इसी क्वेश्चन का, थर्ड मेथड क्या है मेरा, थर्ड मेथड जो है वो स्पेशली बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है, बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि बोर्ड वालों के लिए ये प्रोसेस करना बहुत टफ है, मतलब इतना लेंथी करना, तो बोर्ड वाले इसको फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, सर जैकब था हमारे पास, जैकब लिखा, उसका पुत्र था तो पुत्र लिखा, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, यहाँ वो कहानी लिख लेना कि 5 वर्ष बाद या पहले, यहाँ वर्तमान लिख लेना, और यहाँ क्या लिख लेना 5 वर्ष बाद, वो पहले 5 वर्ष पूर्व है, ये 5 वर्ष बाद है, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ 5 वर्ष बाद मतलब ये वाली कहानी है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना थी। अगर ये x है तो ये कितना होगा 3x, क्लियर हुआ होगा आई थिंक। अच्छा ये 3x है तो वर्तमान में कितना रहा होगा बताओ, वर्तमान वाली आयु बता सकते हो ना, बाद की कहानी 3x है तो वर्तमान वाली कितनी होगी, 5 साल घटा दो ना यार, तो ये कितनी होगी 3x माइनस 5, और ये कितनी होगी x माइनस 5, दोनों में से 5 5 साल घटा दिए। अच्छा 5 वर्ष पूर्व और कितनी रही होगी, 5 साल और हटा दो, तो 3x माइनस 5 और माइनस 5, तो 3x कितनी हो जाएगी 3x माइनस 10, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 10, क्योंकि 5 बढ़ता 10। हाँ अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, मतलब ये वाली आयु जो है वो इसकी आयु की कितनी है 7 गुना है, तो यहाँ 7 से गुणा कर लेना, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर हो जाएगा। ये है 3x माइनस 10 और उस साइड कितना लिखा हुआ है 7x माइनस 70, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 को इधर ले आओ तो 7 में 3 4x बराबर, तो आई थिंक देखो ये 7 से मल्टीप्लाई करी तो 7 70 था, ये है ना 70 था, ठीक है। तो 7 3 को उधर ले गए तो 7 में 3 4x, 70 को उधर ले आए, 70 में 10 गए 60, ठीक है। तो 4 से काटेंगे 15 चौका 60, तो मतलब x की वैल्यू जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है 15 मिल रही है, x की वैल्यू 15 है, इसका मतलब हमसे पूछी थी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बताइए, बता सकते हो ना, x की वैल्यू 15 है तो 15 तिया 45, इसमें रख देंगे ना 3 गुणा 15 माइनस 5, तो 15 तिया 45 में से 5 कितना बचा 40, तो वर्तमान होगी 40, और इसकी कितनी होगी x की वैल्यू है 15, तो 15 माइनस 5, 15 में 5 हटाएंगे कितना होगा 10, तो वर्तमान किसकी पुत्र की होगी 10 और जैकब की होगी 40, तो देखो 40 और 10 ही आंसर आ रहे थे। तो आई थिंक मैंने 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, तीनों मेथड में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और मजा आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है देखो दूसरों तक मेरी वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी आप लोगों की तरह इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। गाइस मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 2 मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, और बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दुगनी है। केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है आपको। तो इसमें जिस जिसके बारे में चर्चा हो रही है मैं उसको लिख लेता हूँ। अनी के बारे में चर्चा हो रही है तो यहाँ सबसे पहले मैं अनी लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बीजू के बारे में चर्चा हो रही है तो बीजू लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे देखो अनी के पिता धर्म, धर्म के बारे में चर्चा हो रही है तो धर्म भी लिख लेते हैं, और फिर
बीजू की आयु अपनी बहन केथी, केथी के बारे में चर्चा हो रही है तो केथी लिख लेते हैं। अल्टीमेटली 4 लोगों के बारे में चर्चा हो रही है इस क्वेश्चन में, तो 4 लोगों को लिख लिया। अब देखेंगे एक कर दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है अनी और बाद में आ रहा है बीजू, तो इसका मतलब अनी डेफिनेटली ये नहीं बता रखा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम मान के चलेंगे अनी बड़ी है और बीजू छोटी है। तो अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो समझ लो अगर बीजू की आयु x वर्ष है तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, इसकी आयु बताओ कितनी होनी चाहिए, इसकी आयु होनी चाहिए 3 वर्ष का अंतर है तो x प्लस 3, 3 वर्ष का अंतर है क्योंकि इन दोनों का अंतर करोगे तो वो 3 वर्ष का आने वाला है क्योंकि x x कट जाएगा, 3 वर्ष का अंतर है। आगे पढ़ेंगे अनी की आयु मतलब अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की कितनी है, दुगनी है। अनी के पिता का है धर्म, धर्म ये है, धर्म की आयु अनी की आयु की क्या है, दुगनी है। अनी की आयु है x प्लस 3, तो धर्म की आयु कितनी होगी, इसकी दुगनी, दुगनी किसकी, x प्लस 3 की। क्लियर, ओके। आगे देखेंगे बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दुगनी है। बीजू कितना है, बीजू है x, इसकी आयु केथी की आयु की क्या है, दुगनी है, ये दुगनी है। अगर ये दुगनी है तो अच्छा इसे 2x मान लेते हैं, ये 2x होगा तो ये भी 2x कर देता हूँ, यहाँ भी 2x कर देता हूँ। ये दुगनी है किसका, केथी का, तो केथी क्या होगी, इसकी आधी, तो ये कितनी होगी x। ऐसा इसलिए करा 2x इसलिए लिया, तो ये आधा होगा तो x होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब क्या कह रहा है आगे फाइनल क्वेश्चन में, केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। केथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। केथी ये है, धर्म ये है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, दे रखा है 30 वर्ष। अंतर जो दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है 30 वर्ष। तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे, 2 से गुणा करो, अरे 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6, ये तो माइनस अंतर है तो माइनस x बराबर, ये अंतर कितना दे रखा है 30 वर्ष, तो 30 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 4x में से 1x हटा देंगे तो बचेगा 3x बराबर 6, उधर ले आकर माइनस 6, तो 30 में 6 गए 24, 36, 3 से कट करेंगे 3 अट्ठे 24, तो x की वैल्यू कितनी आई 8। हमारे पास x की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब क्या क्या पूछा, अनी और बीजू की आयु पूछी है ओनली। अनी क्या था हमारे पास 2x प्लस 3, इसमें रख देंगे x की वैल्यू कितनी है 8, तो x की वैल्यू रखेंगे 8, तो 2 गुणा 8 प्लस 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 19 वर्ष। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास अनी की आयु है वो है 19 वर्ष। आगे देखेंगे बीजू भी पूछा है तो बीजू भी निकाल लेंगे। बीजू की आयु कितनी मानी थी 2x, तो 2 गुणा x की वैल्यू थी 8, तो 8 दूनी 16 वर्ष। तो बीजू की आयु कितनी होगी 16 वर्ष और अनु की आयु कितनी होगी 19 वर्ष। आई थिंक इस क्वेश्चन में आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। देखो नॉर्मल टीचर्स जो कराते हैं आप लोगों को वो एक्स वाई में रिलेशन कराकर 3 इक्वेशन बनाते हैं एक्स वाई में जेड में, तो वहां आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना है क्वेश्चन को कि हम क्वेश्चन ही करते रह जाएं बोर्ड में, एक ही क्वेश्चन पर निपट जाए सारा टाइम। तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आपको इस मेथड को फॉलो करना है और यूं निकलना है क्वेश्चन कर। यहाँ देखिए गाइस, मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब से 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 1/3 है। यदि अब ए 17 वर्ष का है तब अब से 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं मेथड वही दे देता हूँ। चलो पहले मेथड फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मेथड सेकंड, उसके बाद मेथड थर्ड। अब देख लेते हैं, अब से 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 1/3 है, यानी कि 2 बंदों के बारे में बात चल रही है, ए एंड बी। चलो अब आगे पढ़ेंगे। ए की उम्र अब से 5 वर्ष पहले, ये है कहानी 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पहले बीच में रहा होगा वर्तमान, तो वर्तमान भी लिख देते हैं, वर्तमान आयु। उसके बाद अब से 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद की भी कहानी है, 5 वर्ष बाद। सारी तीनों कहानी को मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। हाँ, तो अब से 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की उम्र की 1/3 है। आगे पढ़ेंगे, यदि अब ए 17 वर्ष का है, वर्तमान में ए कितने साल का है 17 साल का, ठीक है, तब अब से 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी। अब से 5 वर्ष बाद, अच्छा वर्तमान में ए कितना है 17 साल का, तो उससे 5 साल पहले कितने का रहा होगा, कोई बता सकता है। 17 में से 5 घटा देंगे और तो 12 साल का रहा होगा। तो इसका मतलब 5 साल पहले 12 साल का रहा है कौन, ए। अब आगे पढ़ेंगे, अब से 5 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 1/3 है, मतलब एज ए की उम्र क्या है, बी की उम्र की 1/3 है। किसकी, ए की, बी की उम्र की 1/3 है। इसका मतलब ए जो है 1/3 है बी का, तो बी जो होगा 3 गुना होगा किसका, ए का। तो 12 का 3 गुना कितना होता है, 3 से गुना कर देंगे, 12 36, तो बी रहा होगा 36 साल का। कब, 5 साल पहले। ये तो 5 साल पहले की कहानी है, तो 5 साल बाद मतलब वर्तमान की कहानी क्या होगी, 36 5 41 का रहा होगा, क्योंकि +5 ऐड हो जाएगा। यह है वर्तमान। और हमसे पूछा क्या था, बी की उम्र क्या होगी कब, 5 साल बाद, तो 5 और ऐड कर देंगे, तो 41 5 कितने होते हैं 46 साल। तो 46 वर्ष का रहा होगा कौन, बी, 46 वर्ष। दैट इज द फाइनल आंसर। तो लिख देंगे 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, कब से, अब से 5 वर्ष बाद
बी की आयु जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 46 वर्ष। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड भी देख लो। मेथड सेकंड क्या है, ए और बी के बारे में बात चल रही थी, ए और बी लिख लिया। अब से 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले की कहानी लिख रहा हूँ, 5 वर्ष पहले, बीच में वर्तमान भी लिख देते हैं, फिर 5 वर्ष बाद भी लिख लेंगे। हाँ देखेंगे अब। हाँ क्या है, अब से 5 वर्ष पहले एक ए की उम्र बी की उम्र की 1/3 है, तो 5 वर्ष पहले ए की उम्र सपोज कितनी मान लो, चलो बताओ, इसकी उम्र 3x मान लो, तो ये 1/3 होगी, तो ये कितनी होगी, x। अरे 3 का 1/3 कितना होता है, 1 ही होता है, मतलब x होगी। ठीक है, अब यदि a 17 साल का है तो वर्तमान उम्र कितनी रही होगी बताओ, 5 साल पहले कितनी थी x, तो वर्तमान रही होगी x + 5। ये कितना है, x + 5 की वैल्यू दे रखी है ना सवाल के अकॉर्डिंग, कि ये वर्तमान आयु एक ही कितनी है, 17 साल, तो मतलब x + 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17। तो यहाँ लिख लेंगे x + 5 = 17, तो x की वैल्यू 17 में से 5 के कितने बचे, 12, x की वैल्यू है 12। ठीक है, तो अब से 5 वर्ष बाद b की उम्र क्या होगी। अच्छा ये बता सकते हो ना, वर्तमान इसकी तो रही होगी एक ही x + 5, तो इसकी कितनी रही होगी b की, 3x + 5। ठीक, और उसके बाद 5 साल बाद इसकी कितनी रही होगी, 3x + 5 5 10, और इसकी कितनी रही होगी, x + 5 5 10। हाँ तो क्या पूछा हमसे, 5 साल बाद b की उम्र पूछी है, तो b की उम्र कितनी होगी, 3x + 10, मतलब x की वैल्यू कितनी निकाली थी, 12, तो 3 × 12 + 10, 12 थी 36 + 10, 36 और 10 कितने होते हैं, 46 वर्ष। क्या होगा इसका फाइनल आंसर। तो आई थिंक दोनों मेथड क्लियर हुए होंगे। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, अब से 1 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 था, तथा अब से 1 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, तब ए तथा बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। तो किसके बारे में बात चल रही है, देखो उससे सबसे पहले मैं इसके तीनों मेथड डिस्कस कर लेंगे, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड एंड मेथड थर्ड। तो सबसे पहले ए और बी के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। आगे पढ़ेंगे, यहाँ सबसे पहले 1 साल पहले की बात लिख लो, चलो 1 साल पहले, जो जो क्वेश्चन में दिया होता है वो लिख लेते हैं। 1 साल पहले यहाँ लिख लेंगे, फिर वर्तमान, फिर क्या लिखेंगे, 1 साल बाद, ये क्वेश्चन में दिया था सारा। चलो आगे देखेंगे अब। 1 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना था, 3:4, तो ये था 3:4, ये लिख लिया। तथा अब से 1 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, ये 4:5 है, हो जाएगा। ठीक है, तब ए तथा बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। अच्छा ये बताओ, मैंने बताया था कितना भी टाइम बीत जाए, कितना भी टाइम स्पेंड कर दें हम, लेकिन हमारा आयु का जो डिफरेंस रहता है दो बंदों के बीच में, वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो 4 और 3 का डिफरेंस करोगे तो कितना रहेगा, 1, 4 5 का डिफरेंस करोगे 1, देखो यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 5 में से 4 गए 1, लेकिन ये है 1 साल का डिफरेंस, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 1 साल पहले और 1 साल बाद, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 2 साल का, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 2। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 दूनी 6, तो 3 की वैल्यू होगी 6, तो अल्टीमेटली ये होगा 6। और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8, अरे यार ऐसा लिख लो ना, 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 3 मतलब 6, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 2 मतलब 8, तो आप लिख सकते हो 4 की वैल्यू होगी 8। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये तो थी 1 साल पहले, मतलब 1 साल पहले ए की आयु रही होगी 6 वर्ष, बी और बी की आयु रही होगी 8 वर्ष, लेकिन हमको निकालनी है वर्तमान, तो वर्तमान क्या होगा, 1 साल ऐड करके आ जाएगा, तो ये ओवरऑल 6 + 1 कितना रहा होगा, 7, वर्तमान में 7 साल का, और ये 8 + 1 कितना रहा होगा, 9 साल का, वर्तमान में 9 साल का, कौन बी। तो हमसे क्या पूछा था, वर्तमान आयु आ चुकी है, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल, तो वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो कितना रहा होगा, ए की आयु है 7 और बी की आयु है 9, तो 7 + 9 16 वर्ष। ये क्या होगा इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको मेथड फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो मेथड फर्स्ट अगर क्लियर है तो मेथड सेकंड भी देख लो सर, कि हमको बोर्ड में सर ऐसा करिए है, तो बोर्ड वाले को समझ नहीं आएगा, हम तो निपट जाएंगे, तो निपटना नहीं है, आपके लिए ये भी मेथड है। देखो ए और बी दो मतलब पर्सन्स थे, तो क्या है, अब से 1 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 साल पहले की कहानी लिख लेते हैं। 1 साल पहले दोनों का रेशियो दे रखा ना, तो माना 1 साल पहले ए की आयु कितनी होगी, 3 के अकॉर्डिंग 3x, तो यहाँ लिख लो 3x, और बी के अकॉर्डिंग इसकी आयु कितनी होगी 4x। ठीक है, 1 साल पहले, तथा अब से 1 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। ये तो 1 साल पहले था, तो वर्तमान में कोई बता सकता है कितना रहा होगा, वर्तमान में यार 1 साल ऐड हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना होगा, 3x + 1, ये कितना रहा होगा वर्तमान में, 4x + 1। ओके, 1 साल बाद की कहानी करें तो 1 साल बाद
एक साल बाद एक और ऐड हो जाएगा तो 3x प्लस एक तो पहले से था, तो एक और एक दो, ये कितना रहा होगा 4x प्लस एक और एक दो। ठीक है, ये दोनों रहे होंगे। तब ये तथा जो एक साल बाद है उन दोनों का अनुपात कितना 4:5, मतलब इन दोनों का रेशियो जो दे रखा है 3x प्लस 2 डिवाइड बाई कितना 4x प्लस 2, इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 4:5। तो आप कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 5 × 15x, 5 दूनी 10 बराबर 4 × 16x प्लस 4 दूनी 8, 16 इस साइड ले आओगे 15 को तो 16 में 15 गया बचा x बराबर 10 में 60 गया बचा 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। हमसे क्या पूछा था उनकी वर्तमान आयु का, तो वर्तमान ये है, तो वर्तमान कितनी है ये, तो x की वैल्यू कितना रख देंगे 2, 2 × 6 1 7, अल्टीमेटली कितना होगा 7, और यहाँ x की वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 8 रे कितना होता है 9, तो अल्टीमेटली ये 7 और 9 इन दोनों का योगफल पूछा था सम, तो सम कितना होगा 7 प्लस 9, अल्टीमेटली आंसर कितना मिलेगा 16। आई थिंक मेथड सेकंड भी क्लियर है। मेथड थर्ड में क्या करते हैं बच्चा लोग, देखो अब तक जो बच्चा लोग करते हैं वो भी देख लो। मेथड थर्ड में देखो जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, ए था हमारे पास, बी था, क्या दे रखा था, अब से एक साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है 3:4 है, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं वो लोग कि वर्तमान आयु सर हमने मान ली कि x है और b की मान ली y है, दोनों की मान ली। एक साल पहले की कहानी क्या रही होगी, एक ईयर बिफोर, एक साल पहले की कहानी रही होगी, बिफोर लिखना था, हाँ एक साल पहले कितना रहा होगा x - 1 और ये कितना रहा होगा y - 1, इन दोनों का रेशियो जो दे रखा है सवाल के अकॉर्डिंग वो कितना दे रखा है x - 1 डिवाइड बाई y - 1 बराबर कितना दे रखा है, एक साल पहले दोनों का अनुपात था 3:4, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना 4x - 4 बराबर 3y - 3, इस साइड 3y को बुला लेना तो 4x - 3y बराबर 4 उस साइड लगे गए तो 4 में 3 गए 1, ये है क्वेश्चन फर्स्ट। आगे देखेंगे एक साल बाद क्या रहा होगा, अच्छा एक साल बाद बता सकते हो ना, एक ईयर आफ्टर, एक साल बाद, तो देखो एक साल बाद ये होगा x + 1 का, ये होगा y + 1 का, ठीक, तो एक साल बाद दोनों का अनुपात कितना दे रखा है x + 1 डिवाइड बाई y + 1, और सवाल के अकॉर्डिंग एक साल बाद दोनों का अनुपात कितना था, आई थिंक हाँ सवाल के अकॉर्डिंग दोनों का अनुपात जो था 4:5 था, कितना था 4:5 था, सवाल में ही दिया हुआ है, मैंने कहीं अपने पास नहीं लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5 बराबर, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 4y को इस साइड बुला लेना तो 5x - 4y बराबर 5 को -1 बचेगा, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ देख पा रहे होगे आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, x और y में है, दो अननोन है और दो ही हमारे पास इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। सॉल्व कैसे करेंगे सर, देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 5, यहाँ x का कोएफिशिएंट है 4, तो इसमें 5 से गुणा कर देना, इस वाली इक्वेशन को किससे गुणा कर देना 5 से, और यहाँ देखो इस इक्वेशन को किससे गुणा कर देना 4 से, गुणा करेंगे 5 से तो ये मिलेगा 5 चौक 20, ये मिलेगा 4 पंजे 20 और घटा देना, तो ये आगा माइनस, ये आगा प्लस और ये आगा प्लस, तो अल्टीमेटली देखो 5 से गुणा करेंगे 5 चौक 20 और ये हो गया 4 पंजे 20, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गए, अल्टीमेटली देखो गुणा कर रहा हूँ मैं अब 4 चौक 16 बाई और ये है 5 या 15 बाई, तो 16 में से 15 घटाए तो बाई बराबर, अब देखेंगे इधर 4 × 4 प्लस का 4, 5 × 5 प्लस का 5, तो 4 5 कितना हुआ 9, तो बाई की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई ना 9, तो बाई की बराबर 9 समीकरण 1 में रख देना, समीकरण 1 क्या है बाई बराबर 9, समीकरण 1 में रखेंगे तो 4x बराबर 1 + 3y, तो मतलब 1 + 3 9 × 27, तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा 27 और 1 28 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 4 7 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7। देखो x क्या माना था, x माना था a की आयु वर्तमान आयु, y क्या माना था b की वर्तमान आयु, दोनों की आयु निकाल ली है 7 और 9, दोनों का योगफल करोगे 9 और 7 16, तो आप देख रहे हो 16, यहाँ देख रहे होगे 16, तो मेथड फर्स्ट में ज्यादा मजा आया होगा, मेथड सेकंड में भी मजा आया सर, ये बोर्ड वाले भी कर सकते हैं, मेथड थर्ड वो निपट जाओ, उसे मैं कभी फॉलो नहीं करता, तो आई थिंक आप लोगों को तीनों मेथड क्लियर होंगे। देखो फाइनली जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ तक मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का तो वो कंप्लीट किया है मैंने, अभी इस पर शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी बाकी हैं, आपकी 10th क्लास की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उन पर मैं वीडियो लाते रहूंगा, वीडियो तब लाऊंगा तब आपकी तरफ से रेस्पॉन्स मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आप लोग कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल विपिन सर एकेडमी को, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स लोगों में भाई लोगों में शेयर कीजिए, है ना, तभी ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके आप लोगों से और मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं वीडियो के ऊपर। थैंक यू गाइस।